जी बच्चों, मैं हूं तलहा उबैद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर 15 का लेक्चर नंबर 12 देखेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे स्टेप वाइज। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15.1, जिसमें वो कह रहा है डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट डिपेंड on the resistance of circuit, does the induced current depends upon the resistance। यानी वो दो बातों के बारे में पूछ रहा है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट में से कौन रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है या दोनों ही करते हैं, तो बताएं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की। देखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने पढ़ा था दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to negative rate of change of magnetic flux through the coil, यानी E is equal to minus n delta phi divided by delta t। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है। यह किसी रेजिस्टेंस या किसी इस तरह के फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जनाब रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। अब हम दूसरी बात बताने लगे इंड्यूस्ड करंट के बारे में, तो याद रखें कि इंड्यूस्ड करंट रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ओहम्स लॉ के मुताबिक हम जानते हैं करंट इज इक्वल टू V यानी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। हम वोल्टेज की जगह इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लिख सकते हैं, यानी E डिवाइडेड बाय R भी लिखा जा सकता है। अब चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर डिपेंड करता है, जैसे पार्ट ए में मैंने आपको बताया, तो मैं कह सकता हूं कि इंड्यूस्ड करंट दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ पे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे, और इनवर्सली डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे, यानी जिस कॉइल को हम मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं या जिस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स हम चेंज कर रहे हैं, ये उसकी रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं करता और इंड्यूस्ड करंट डिपेंड करता है किस पर? रेजिस्टेंस पर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 15.2। वो कह रहे हैं अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर is moving through a uniform magnetic field, the normal to the loop is oriented parallel to the magnetic field. Is an EMF induced in the loop? Give a reason for your answer. अच्छा, सबसे पहले हम इस ये जो गिवन कंडीशन है इसके मुताबिक एक डायग्राम इमेजिन करते हैं। देखिए, फर्स्ट कर लें, एक हम मैग्नेटिक फील्ड इमेजिन करते हैं जो मेरी तरफ है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं एक कॉइल इमेजिन करता हूं, और वो कॉइल इस तरह से है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 के एंगल पे। अगर आप इस कॉइल का वेक्टर एरिया कंसीडर करें, जिसके बारे में उसने बात की है नॉर्मल टू द लूप। नॉर्मल टू द लूप से क्या मुराद है? वेक्टर एरिया। देखिए, इसका वेक्टर एरिया भी मेरी तरफ होगा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी भी मेरी तरफ है, वेक्टर एरिया यानी ए भी मेरी तरफ है। अब इस कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जहां मर्जी मूव करते, जब तक यह कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहेगी और जब तक नॉर्मल वेक्टर यानी वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही रहेगा। तो आप गौर करें, मैग्नेटिक फ्लक्स तो मैक्सिमम ही रहेगा। देखिए, इस वक्त मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है और आप इस कॉइल को जहां मर्जी मूव कर दें, बस इसकी ओरिएंटेशन को चेंज नहीं करना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम ही रहेगा। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम ही है, मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉज ऑफ थीटा, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो कांस्टेंट है। अब फैराडेज लॉ के मुताबिक हम जानते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। मैग्नेटिक फ्लक्स तो कांस्टेंट था, यानी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। डेल्टा फाई की जगह जीरो आएगा, और जब डेल्टा फाई की जगह जीरो आएगा तो मैं कह सकता हूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज देयर, यानी नो EMF is induced in the loop as far as जो ये कंडीशन उसने बताई है वो पूरी होती रहे। कंडीशन क्या है?
नॉर्मल टू द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर तो यह है कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही, साथ आप नीचे ये वाली रीजन बता देंगे और ये डायग्राम भी आपने जरूर बनानी है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है 15.3 में अ लाइट मेटेलिक रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम अबव इनटू अ वर्टिकल बार मैग्नेट। तो ऐसा करते हैं, एक बार मैग्नेट इमेजिन करते हैं। ये डायग्राम ये फिगर बुक में भी गिवन है, सेम वैसे ही फिगर हम यहां पर आपको दिखाते हैं। देखिए एक बार मैग्नेट है जो इस तरह से पड़ा है कि नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ है और साउथ पोल नीचे की तरफ है। और हम ये भी जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती है, वो भी हम आपको शो कर देते हैं। फिर वो ये कह रहा है एक मेटालिक रिंग है जो ऊपर से फॉल कर रही है, तो मैं एक रिंग भी आपको शो कर रहा हूं जो ऊपर से फॉल कर रही है। आगे वो ये कह रहा है व्यूड फ्रॉम अबव, हमने इस पूरी डायग्राम को ऊपर से देखना है, ठीक है। अब वो कह रहा है व्यूड फ्रॉम अबव डज द करंट फ्लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द रिंग। सबसे पहली बात तो ये कि क्या इस रिंग के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि रिंग मैग्नेट की तरफ जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड जो रिंग के अंदर से पास कर रही है वो मुसलसल चेंज हो रही है। और हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होने से इस रिंग के अंदर इंड्यूस्ड करंट जरूर फ्लो करेगा। हमने उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। गौर करें, लेंज़ेस लॉ के मुताबिक हमने सोचना है। अब इमेजिन करें कि जब ये रिंग नीचे की तरफ जा रही थी तो वो जो बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल रिलेटिवली रिंग की तरफ मूव कर रहा था। क्योंकि रिंग नीचे जा रही है, हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल रिंग की तरफ जा रहा है। तो कॉज क्या है? दैट द नॉर्थ पोल इज मूविंग टूवर्ड्स द रिंग। लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। इसका मतलब यह है कि इस रिंग में इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में पैदा होगा कि वो नॉर्थ पोल को अपनी तरफ आने से रोके, यानी इस रिंग के नीचे भी सेम पोल पैदा होगा, यानी नॉर्थ पोल पैदा होगा। अगर रिंग के नीचे नॉर्थ पोल पैदा होगा तो जारी बात है ऊपर साउथ पोल पैदा होगा, जो आपको इस वक्त मैं दिखा भी रहा हूं। अब मैग्नेटिक फील्ड का तो हमें पता चल गया है, अब हमने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। अब इमेजिन करें इसमें इंड्यूस्ड करंट लूप में फ्लो करेगा ना, और जब भी करंट लूप में फ्लो करे तो उसकी वजह से पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड की हमें पहले डायरेक्शन पता चल गई है, और क्लोज लूप में जो करंट फ्लो करेगा, जिसे मैं इंड्यूस्ड करंट कह रहा हूं, उसकी डायरेक्शन हमने अब फाइंड करनी है। राइट हैंड ग्रिप रूल को हम कैसे यूज करते हैं? देखें, ग्रिप जो है ये करंट की डायरेक्शन में रखी जाती है और थंब की टिप हमें नॉर्थ पोल के बारे में बताती है। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड का तो हमें पहले पता चल गया, इसका मतलब है नॉर्थ पोल की तरफ, यानी रिंग के नीचे नॉर्थ पोल बन रहा था ना, तो मैं थंब को नीचे की तरफ रखूंगा और ये जो फिंगर्स है ये मुझे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएंगी। अब आप इमेजिन करें, अगर मैं इसको टॉप से देखूं यानी ऊपर से देखूं, तो गौर करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या बन रही है, इस तरफ। और ये कौन सी डायरेक्शन है? अगर मैं टॉप से देखूं तो याद रखें कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर मैं टॉप से देखूं तो इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है? क्लॉकवाइज। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15.4। इसमें उसने दो डायग्राम सामने शो की हैं और दो कॉइल्स हैं, उन कॉइल्स के मुताबिक कोई क्वेश्चन कर रहा है, वो हम गौर से पढ़ लेते हैं एक दफा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रेजिस्टर आर इन द फिगर? जो फिगर आपको सामने नजर आ रही है, दो पार्ट्स हैं। वो कह रहे हैं कि जब स्विच को क्लोज किया जाएगा तो फिर सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो रेजिस्टर लगा आपको नजर आ रहा है उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इसी तरह अगर सर्किट को या स्विच को ओपन किया जाएगा, प्राइमरी कॉइल के साथ जो स्विच आपको नजर आ रहा है इसको अगर ओपन किया जाएगा तो फिर सेकेंडरी कॉइल के साथ जो रेजिस्टर लगा है उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम क्लोज्ड वाला केस देखते हैं। अब गौर करें, आपको यहां दो कॉइल्स नजर आ रही हैं,
एक आपको प्राइमरी कॉइल नजर आ रही है, एक आपको सेकेंडरी कॉइल नजर आ रही है। प्राइमरी कॉइल में आप गौर करें, नीचे बैटरी लगी हुई है, एक स्विच भी लगा हुआ है। बैटरी का पॉजिटिव उस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है। और आप इमेजिन करें जो करंट फ्लो कर रहा है ना प्राइमरी के अंदर से, प्राइमरी के अंदर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। यानी अगर मैं राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक देखूं तो प्राइमरी कॉइल के अगर मैं ग्रिप करूं करंट की डायरेक्शन में इस तरह राइट हैंड के फिंगर्स की मदद से, तो देखें थंब मेरी तरफ आ रहा है। थंब के मेरी तरफ आने का मतलब यह है कि नॉर्थ पोल, प्राइमरी कॉइल में नॉर्थ पोल मेरी तरफ बन रहा है और साउथ पोल दूसरी तरफ बन रहा है। आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नजर आ रही है जो यहां पर हम शो कर रहे हैं। अब देखें ये जो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड है ये सेकेंडरी के अंदर से भी पास कर रही है। इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है। अगर हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर लें तो फिर सेकेंडरी कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा जो इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर से पास करना शुरू कर देगा। अब पार्ट ए में वो ये कह रहा है कि हमने स्विच को क्लोज जब किया है ना तब क्या हुआ है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना शुरू कर दें, गौर से मेरी बातें सुनिएगा। देखें जब हम स्विच को क्लोज करते हैं ना, सबसे पहले मैं पार्ट ए यहां पर हेडिंग लिख लेता हूं, स्विच क्लोज वाला जो केस है ना उसको हम देख लेते हैं। जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो याद रखें करंट जीरो से इंक्रीज करता है, जीरो से मैक्सिमम की तरफ होता है। और जब करंट जीरो से इंक्रीज करेगा तो करंट के जीरो से इंक्रीज करने के दौरान इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई थी ये भी जीरो से इंक्रीज करके मैक्सिमम होगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो से इंक्रीज करके मैक्सिमम होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो साइड पे आपको बॉक्स में एक फॉर्मूला नजर आ रहा है, phi b इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा। जब मैग्नेटिक फील्ड में इजाफा हो रहा है तो जाहिर बात है मैग्नेटिक फ्लक्स में भी इजाफा होगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी में भी चेंज हो रहा है, सेकेंडरी में भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है सेकेंडरी कॉइल के अंदर कोई ना कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आएगा। अब हमने उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। गौर करें क्योंकि प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रही थी तो मैं इसको इस तरह से भी देख सकता हूं कि प्राइमरी कॉइल में जो इस तरफ नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ पोल सेकेंडरी कॉइल की तरफ बढ़ रहा था। अब लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इंड्यूस करंट हमेशा ऐसी डायरेक्शन में पैदा होता है कि वो अपने पैदा करने वाले कॉज को अपोज करे। प्राइमरी कॉइल का नॉर्थ पोल अगर इस तरफ बढ़ है तो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में पैदा होगा कि वो लाइक पोल पैदा करे, यानी नॉर्थ पोल उस तरफ पैदा हो जाए। ये प्राइमरी कॉइल वाली साइड पे, प्राइमरी का भी नॉर्थ इस तरफ था ना, तो सेकेंडरी कॉइल में भी नॉर्थ उस तरफ पैदा होगा प्राइमरी कॉइल वाली साइड पे, ताकि वो प्राइमरी कॉइल के नॉर्थ पोल को अपोज करे। इसका मतलब है राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक मैं थंब को सेकेंडरी कॉइल के केस में अगर देखूं तो थंब को उस तरफ रखूंगा क्योंकि सेकेंडरी का नॉर्थ पोल तो उस तरफ बन रहा है। तो अब गौर करें सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस करंट की ये डायरेक्शन बन रही है और इस डायरेक्शन के मुताबिक जब सेकेंडरी कॉइल के साथ जो रेजिस्टर लगा हुआ है इस रेजिस्टर के अंदर अगर आप करंट की डायरेक्शन चेक करें तो वो राइट वर्ड बन रही है, राइट वर्ड। इसका मतलब यह हुआ कि पार्ट ए का आंसर यह है कि सेकेंडरी कॉइल में जब इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा तो रेजिस्टर के अंदर या लोड के अंदर से उसकी डायरेक्शन राइट वर्ड होगी। मैं यह भी कह सकता हूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी में वो कह रहा है कि जब स्विच को ओपन किया जाए तो तब क्या होगा। सिंपल सी बात है, तब उल्टा हिसाब है। यानी जो हमने क्लोज के लिए डिस्कशन की है ओपन वाले केस में डिस्कशन बिल्कुल उलट जाएगी। मेरे साथ साथ चलते जाए। देखें जब हम स्विच को ओपन करेंगे, प्राइमरी कॉइल के साथ जो स्विच लगा हुआ है इसको जब हम ओपन करेंगे तो इसकी जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम से जीरो हो जाएगी। और जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम से जीरो की तरफ जाएगी तो मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रही है और फ्लक्स भी मैक्सिमम से जीरो की तरफ जा रहा है। और इस दौरान भी सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट जरूर फ्लो करेगा। हम कह सकते हैं कि जब प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा था तो प्राइमरी कॉइल का जो नॉर्थ पोल था ना वो सेकेंडरी से अवे जा रहा था। अब कॉज क्या है कि नॉर्थ पोल अवे जा रहा है। लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इसको ऑपोजिशन कैसे मिलेगी कि सेकेंडरी कॉइल में उस तरफ प्राइमरी कॉइल वाली साइड पे अनलाइक पोल बन जाए।
जब नॉर्थ पोल अवे जा रहा है ना तो उस तरफ साउथ पोल बन जाएगा, सेकेंडरी कॉइल के उस तरफ। अब सेकेंडरी कॉइल के इस तरफ फिर कौन सा पोल बनेगा? जारी बात है नॉर्थ पोल। अब आप नॉर्थ पोल की तरफ अपने थंब को रखेंगे तो देखिए इंड्यूस्ड करंट की ये डायरेक्शन बन रही है सेकेंडरी कॉइल के अंदर से, और इस डायरेक्शन को अगर आप कैरी करवाएं इसके मुताबिक लोड के अंदर से इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट वर्ड बन रही है। यानी मैं कह सकता हूं कि व्हेन स्विच इज ओपन्ड दैट इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो थ्रू द लोड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्टवर्ड। तो ये था इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर। इसको जरा और से बार बार आप देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी डिस्कशन या थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा है, इसको याद भी आपको ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 15.5। 15.5 में कह रहा है जी, डज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट। वो कह रहे हैं कि क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करता है? वो आपको लेंज़ेस लॉ के मुताबिक कंफ्यूज करना चाह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं फैराडेज लॉ का फॉर्मूला लिखूं E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, लेंज़ेस लॉ ने इसी नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन किया था और उसने कहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। तो यहां हमें क्वेश्चन पूछने वाला कंफ्यूज कर रहा है कि क्या कॉज को अपोज करने का यह मतलब है कि हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा? आपने इसका आंसर करना है नो, अ बिग बिग नो। अब इसका आंसर करेंगे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश नहीं करता हमेशा। असल में यह मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली को अपोज करता है, चेंज को अपोज करता है। यानी अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको कम करने की कोशिश करेगा, और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने की कोशिश करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी कॉज को अपोज करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज नहीं करना, कॉज को अपोज करना है। तो यह है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत टेक्निकली आपने इसको समझना है और इसको साथ साथ याद भी करना है। सबसे पहले हम फैराडेज लॉ का रेफरेंस देंगे, सबसे ऊपर तो आंसर आ जाएगा नो, इट डज नॉट ऑलवेज ट्राई टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। आप फिर नीचे एक्सप्लेनेशन देंगे कि इस फॉर्मूला के मुताबिक ये फ्लक्स को अपोज नहीं करता, ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है। तो ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। अगला टॉपिक अगला क्वेश्चन जो है ना, उसमें वो कह रहा है 15.6 में, when the switch in the circuit is closed, a current is established in the coil and the metal ring jumps up। अब गौर करें, आपको एक सर्किट नजर आ रहा है यहां पर, ये एक खास किस्म का स्विच है, इसे मैग्नेटिक स्विच का कह सकते हैं। वो कह रहा है कि जैसे ही हम स्विच को क्लोज करते हैं तो ये जो ऊपर आपको रिंग नजर आ रही है ना, ये रिंग जंप करती है ऊपर की तरफ। वो कह रहा है इसकी रीजन बताएं। एंड द मेटल रिंग जंप्स अपवर्ड, व्हाई? इसकी रीजन हमने बतानी है। डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन टू द रिंग इफ बैटरी पोलैरिटी वर रिवर्स्ड। वो कह रहे हैं कि अगर बैटरी पोलैरिटी को उल्टाया जाए तो फिर क्या होगा। तो ऐसा करते हैं, पहले पार्ट ए का आंसर करते हैं, पार्ट बी बिल्कुल वैसा ही है, उसका भी सेम आंसर होगा। आप जरा गौर से बस मेरी बातें समझते जाएं। इस पर भी हम लेंज़ेस लॉ को यूज करेंगे। गौर करें, अगर मैं इस सर्किट में स्विच को क्लोज कर दूं तो क्या होगा? जाहिर बात है करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और करंट अगर फर्स्ट कर ले मैं फ्लो करवा देता हूं तो करंट की डायरेक्शन के मुताबिक, राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक, अगर मैं करंट की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को ग्रिप करूं तो थंब जो है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल नीचे की तरफ और साउथ पोल इस कॉइल में ऊपर की तरफ जनरेट होगा। ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का हिसाब लगा दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही मैं स्विच को क्लोज करूंगा तो इस दौरान करंट जीरो से इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो से इंक्रीज करेगी। मैं आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बड़ा करके दिखा रहा हूं।
और मैग्नेटिक फील्ड 0 से इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि ये कॉज है। अब एक इंड्यूस्ड करंट पैदा होगा ऊपर पड़ी हुई रिंग के अंदर। कॉज क्या है, गौर करें, कॉज का यहां पर यही मतलब बन रहा है कि ऊपर जो कॉइल के ऊपर साउथ पोल बना है ना, ये उस रिंग की तरफ जा रहा है। तो इसको अपोज कैसे करेंगे? इसको अपोज तो एक ही तरह किया जा सकता है कि रिंग के अंदर इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में पैदा हो कि नीचे साउथ पोल बन जाए। कॉज को अपोज करना है ना, तो इसका मतलब है ऊपर पड़ी जो रिंग है उसमें इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में पैदा होगा ताकि नीचे साउथ पोल बने, यानी इस तरह, नॉर्थ पोल ऊपर और साउथ पोल नीचे। और जाहिर बात है जब ऑपोजिट पोल बनेंगे रिपल्शन होगी और रिंग ऊपर जंप कर जाएगी। अब दूसरे पार्ट में उसने यह पूछा था कि अगर इस बैटरी को उल्टा दिया जाए तो फिर क्या होगा, यानी बैटरी को उल्टाएं और दोबारा स्विच को क्लोज करें तो फिर क्या होगा। देखिए फिर भी यही होगा, गौर से देखिएगा। अब देखिए मैंने बैटरी को रिवर्स कर दिया, बैटरी को रिवर्स करूंगा तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, जो आप देख सकते हैं। पहले नॉर्थ अगर नीचे बन रहा था तो अब नॉर्थ ऊपर बनेगा, साउथ नीचे बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब जैसे ही आप स्विच को क्लोज करेंगे तो अब भी कॉज तो वही है कि सप्लाइड करंट इंक्रीज कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। अब ऊपर चूंकि नॉर्थ पोल था तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी रिंग की तरफ बढ़ रहा है। नॉर्थ पोल के ऊपर जाने का क्या मतलब है, कॉज ये है कि नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ जा रहा है, तो रिंग के अंदर इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में पैदा होगा कि उसकी वजह से नीचे की तरफ नॉर्थ पोल बन जाए, यानी इस तरह। अगेन नॉर्थ को रिपेल करेगा जिसकी वजह से रिंग अगेन जंप कर जाएगी। इसका मतलब है इसमें पार्ट ए और पार्ट बी का एक ही आंसर है, दैट यस द रिंग विल जंप अप।